स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। इंडियन पॉलिटी की जो लास्ट क्लास थी आपकी, उसमें हमने समानता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वलिटी आपका स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आर्टिकल 14 की अच्छे से बात की थी। दोनों कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझा था कि इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कि कानून के समक्ष समानता, और इक्वल प्रोटेक्शन बाय द लॉ यानी विधि का समान संरक्षण, दोनों में क्या अंतर है यह हमने समझा था। इसके अपवाद देखे। उसके बाद हमने आर्टिकल 15 की बात की थी, और आर्टिकल 15 के 6 क्लॉज हैं जिनको हमने काफ़ी अच्छे से डिटेल में एक एक चीज़ को डिस्कस कर लिया था। अब देखिए, इससे पहले के आपके जितने भी केस थे वो भी हमने डिस्कस किए, और अंत में भी हमने आपको इससे संबंधित सारे केस लिखाए हैं। इसके अलावा अब तक सारे चैप्टर जो कराए हैं सबकी पीडीएफ आपके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। इसके अलावा आपके एलडीसी के लिए भी हिंदी की क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट की जा रही हैं, तो उन्हें भी आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और जो भी लोग एलडीसी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए, आज हम शुरुआत करेंगे अपने अगले आर्टिकल की, और अगला आर्टिकल है आपका आर्टिकल 16। किसके साथ शुरुआत करेंगे? आर्टिकल 16 के साथ। तो देखिए, यहाँ बात करते हैं आर्टिकल 16 की। तो आर्टिकल 16 क्या है? आर्टिकल 16 है साहब आपका लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी कि इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए, आर्टिकल 16 क्या कहता है? ये कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी कि सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर देना। आसान भाषा में, इंग्लिश में यदि हम देखें तो क्या है? इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसके बारे में बात करता है आपका आर्टिकल 16। अब हम एक एक करके इसके जितने भी क्लॉज हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, जैसे कि आप सभी आरएएस, आईएएस, पीएसआई, एलडीसी इन सभी की तैयारी कर रहे हैं, और आप ये तैयारी क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि आपके पास आर्टिकल 16 यानी अनुच्छेद 16 है। यदि आपके पास यह आर्टिकल संविधान में ना होता तो सरकार ये कह सकती थी कि इस बार जो आईएएस की वैकेंसी है वो सिर्फ मंत्रियों के रिश्तेदारों के लिए है, या फिर इस शहर के लोगों के लिए ही है। लेकिन आर्टिकल 16 आपको वो ताकत देता है जिसके तहत आप सभी के लिए वहाँ पर समान अवसर हैं। मंत्री के बेटे को भी वही एग्जाम देना है, प्रधानमंत्री के बेटे को भी, विधायक के बेटे को भी, एक गरीब के बेटे को भी, और किसी सरकारी नौकरी वाले व्यक्ति के बेटे को भी उसी प्रक्रिया से ही गुजरना होगा। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ये चीज़ अब आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब देखिए, यहाँ पर इसके कितने हैं? 6 क्लॉज हैं। कितने क्लॉज हैं? तो यहाँ पर इसके 6 क्लॉज हैं। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला आपका आता है आर्टिकल 16(1). आर्टिकल 16(1) क्या कहता है? तो यही कहता है कि साहब लोक नियोजन में सभी के लिए क्या है? सभी के लिए अवसर की समानता है। तो यानी कि ये तो आपका यही बात कहता है। फिर बात करते हैं अगले आर्टिकल 16(2) की। दूसरा क्लॉज क्या है? दूसरा क्लॉज है इसमें आर्टिकल 16(2). अब आर्टिकल 16(2) क्या कहता है? तो आर्टिकल 16(2) कहता है कि साहब जो राज्य है वो किसी भी नियोजन या पद के संबंध में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान या निवास, इनमें से किसी के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। यानी कि स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कास्ट, रिलीजन, रेस एंड
बर्थ प्लेस। तो देखिए इसे लिखते हैं कि आर्टिकल 16(2) क्या कहता है। तो देखिए ये कहता है कि राज्य लोक नियोजन में क्या नहीं करेगा। तो देखिए यह कहता है कि राज्य जो है वो लोक नियोजन में आपके धर्म, जाति, मूलवंश, इसके अलावा यदि हम बात करें तो लिंग और आपके जन्म स्थान, और आपके उद्भव के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इंग्लिश में यदि हम देखें तो क्या हो गया, ये हो गया स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट इन public employment on the basis of रिलीजन यानी कि धर्म, कास्ट यानी कि जाति, इसके अलावा यदि हम बात करें तो मूलवंश, रेस और सेक्स यानी कि लिंग, और यदि हम बात करें तो बर्थ प्लेस, इन सभी के आधार पर राज्य आपके साथ जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है यानी लोक नियोजन है उसमें आपके साथ क्या नहीं कर सकता, उसमें आप लोगों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। और देखिए इसमें उद्भव की भी हम बात कर रहे थे, तो उद्भव यानी कि आपका डिसेंट। तो देखिए एक चीज़ और इसमें याद रखिएगा कि यहाँ पर डिसेंट भी जुड़ जाता है, एंड डिसेंट, इनके आधार पर आपके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता। यानी कि आप कहाँ पैदा हुए इसके आधार पर नहीं होगा। दूसरा, आपके दादा दादी, परदादा, माता पिता कहाँ के थे इसके आधार पर भी आपके साथ कोई भी भेदभाव इसमें नहीं हो सकता। तो यह चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपका डिसेंट और ये चीज़ें अलग जुड़ी जो कि आपके आर्टिकल 15 में नहीं थी। तो यह आपको यहाँ पर याद रखना है। और देखिए डिसेंट और क्या होगा, और आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस या फिर रेजिडेंस, लिंग, जाति, धर्म और यहाँ पर निवास भी जोड़ लीजिए, यानी कि आपके रेजिडेंस से भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यह आपको याद रखना है। अब कई लोग यहाँ पर कहेंगे कि पर साहब आप तो ये कह रहे हैं, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर जब वैकेंसी आती है तो स्पष्टतः लिखा होता है कि सिर्फ इस राज्य के निवासी ही यहाँ पर इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, बाकी नहीं बैठेंगे। ऐसा क्यों? तो उसकी हम बात करेंगे आपके अगले क्लॉज आर्टिकल 16(3) में। तो देखिए अब यहाँ पर उस चीज़ को भी समझते हैं। अगला आता है आपका आर्टिकल 16(3). तो आर्टिकल 16(3) क्या कहता है इसे समझते हैं। तो देखिए ये कहता है कि जब साहब जो संसद है वो कोई कानून बना करके यानी विधि निर्माण कर कर संघ सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय निकाय के पदों के लिए निवास स्थान के आधार पर विशेष उपबंध
कर सकती है। यानी कि क्या हुआ, इंग्लिश में यदि हम बात करें तो यह कहता है कि स्टेट कैन मेक डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र एज अ बेसिस ऑफ अपॉइंटमेंट। तो देखिए यहाँ पर हम इसकी बात कर लेते हैं, लिखते हैं इसे। तो देखिए, संसद कानून या विधि निर्माण कर लोक नियोजन में निवास स्थान को आधार बना सकती है। क्या कर सकती है, आधार बना सकती है। अब देखिए इससे क्या है, इससे कई राज्यों में ऐसा होता है कि साहब सिर्फ इस वैकेंसी में राजस्थान के लोग ही बैठेंगे, तो वहाँ पर कई बार बहस भी होती है इस चीज़ पर कि साहब ये तो समानता के अधिकार को छीन रहा है। लेकिन ये आर्टिकल 16(3) के तहत एकदम सही है, सरकार इसे कर सकती है। तो देखिए इंग्लिश में यदि हम देखें तो क्या होगा, स्टेट कैन मेक डोमिसाइल यानी कि निवास, डोमिसाइल अ बेसिस ऑफ अपॉइंटमेंट, अ बेसिस ऑफ अपॉइंटमेंट। तो ये आपके आर्टिकल 16(3) के तहत किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा कि इसके संबंध में कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगी। राज्य सरकार यहाँ पर कानून इसके संबंध में नहीं बना सकती है। अब आगे चलते हैं और बात करेंगे आपके आर्टिकल 16 के चौथे क्लॉज, आर्टिकल 16(4) की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 16(4, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसे। इसकी भी हम बात करते हैं। तो आर्टिकल 16(4 क्या कहता है, ये कहता है कि साहब जो राज्य है वो जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए क्या कर सकता है, आरक्षण के विशेष प्रावधान कर सकता है। तो देखिए क्या कहता है, स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। तो देखिए इसे अब हम लिख लेते हैं, यानी कि रिजर्वेशन की जो बात है नौकरियों में वो आर्टिकल 16(4) के तहत आती है। इसे समझते हैं। तो देखिए क्या कहता है, ये कहता है कि राज्य क्या कर सकता है, पिछड़े वर्गों को पिछड़े वर्गों के लिए क्या कर सकता है, विशेष प्रावधान बना सकता है। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का विशेष प्रावधान ला सकता है। यानी कि यदि हम इंग्लिश में बात करें तो स्टेट कैन मेक प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। यानी कि यहाँ से आपको नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था देखने को मिलती है। बैकवर्ड क्लासेस पिछड़े वर्ग जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी,
इन सभी के लिए आर्टिकल 16(4) के तहत आरक्षण यानी कि नौकरियों में रिजर्वेशन दिया जाता है, लेकिन ईडब्ल्यूएस को इसके थ्रू नहीं दिया जाता है। ये चीज़ आप विशेष रूप से यहाँ पर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को याद रखना। कई लोग यहाँ पर भी उसे जोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए बीच में एक छोटी सी कहानी, मंडल कमीशन और आरक्षण की कहानी, उसको हम समझेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर हेडिंग देते हैं, मंडल आयोग और आरक्षण। तो देखिए ये चीज़ तो आपके लिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू या फिर इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आखिर यदि आपसे पूछा जाए आरक्षण अच्छा है बुरा है, क्या उसकी हिस्ट्री रही है भारत में, तो उसे आप यहाँ से अच्छे से समझा सकते हैं। तो देखिए एक एक करके अब बात करते हैं इसकी क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं 1979 की। क्या होता है इस वर्ष? इस वर्ष मोरारजी देसाई द्वारा दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग या मंडल आयोग बनाया जाता है। तो देखिए उस समय क्या था, इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी चुनाव हार चुकी थी और केंद्र में किसकी सरकार थी? केंद्र में थी जनता सरकार, जनता पार्टी की सरकार, यानी कि एक प्रकार से जो आज के समय की बीजेपी है उनकी उस समय सरकार हुआ करती थी। तो देखिए यहाँ पर क्या था, मोरारजी देसाई द्वारा सेकंड पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, पिछड़ा वर्ग आयोग या फिर जिसे आप मंडल आयोग, मंडल साहब इसके अध्यक्ष थे तो उन्हीं के नाम पर इसे मंडल आयोग भी कहा जाता है, मंडल कमीशन, मंडल आयोग का गठन किया। सबसे पहली चीज किया गया। फिर आगे बात करते हैं तो टाइमलाइन आगे बढ़ती है साहब, गठन हो गया, फिर 1980 में मंडल आयोग की क्या आती है? रिपोर्ट आती है। क्या होता है? 1980, और इससे क्या होता है? मंडल आयोग की रिपोर्ट आई। और अब जब रिपोर्ट आई तो इस रिपोर्ट में कुछ कहा गया होगा, तो इसमें क्या कहा गया? इसमें ओबीसी को 27% आरक्षण की बात कही गई, जिसमें ओबीसी को 27% आरक्षण की बात कही गई। 1980 में ये रिपोर्ट आती है। उसके बाद रिपोर्ट जो है ठंडे बस्ते में चली जाती है, जैसे कि हमारे देश में होता है। और फिर 1990 में चुनाव होते हैं, राजीव गांधी चुनाव हार जाते हैं और वीपी सिंह जो हैं वे भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर 10 साल बाद 1990 में क्या होता है? तो 1990 में वीपी सिंह की सरकार क्या करती है? इस रिपोर्ट को लागू कर देती है। और जैसे ही ये रिपोर्ट लागू होती है, यानी कि ओबीसी को 27% आरक्षण
की बात जो है फैलती है और ये लागू कर दिया जाता है, पूरे देश भर में दंगे हो जाते हैं। कई बच्चों ने आत्मदाह करके सुसाइड कर लिया। दिल्ली में जो राजीव चौक बना हुआ है, वो एक छात्र थे राजीव, जिन्होंने इसके विरोध में स्वयं को वहाँ पर आग लगा ली थी, उनके नाम पर है। इस प्रकार की कई मार्मिक घटनाएं देश में होती हैं। और जब इतना सब पूरे देश में बवाल होता है तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद 1992 में ये मामला कहाँ पहुँचता है, मामला पहुँचता है सुप्रीम कोर्ट में। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा 1992 में। और वहाँ पर कौन लड़ता है केस, हमने कल भी आपको बताया था एक केस के बारे में, और वो था आपका इंदिरा साहनी केस। कौन सा था, इंदिरा साहनी केस। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं कौन सा था, ये था आपका इंदिरा साहनी केस। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कब किसकी सरकार ने क्या किया, इसको बताने का उद्देश्य ये है जिससे आपको वो कहानी याद रहे उन पॉलिटिक्स की बातों से। बाकी हमारा कोई और इसमें मकसद नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ वो कहानी याद रखनी है कि साहब आखिर कहानी क्या है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और याद रख लीजिए, हमने बात करी कि साहब दूसरा पिछड़ा आयोग बना, तो प्रथम पिछड़ा आयोग, तो फर्स्ट पिछड़ा वर्ग आयोग किसके समय में, किसकी अध्यक्षता में बना, वो भी इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में यदि हम बात करें तो देखिए यहाँ पर देख लेते हैं शॉर्ट में से कब बना। तो ये बना था साहब आपके 1953 में। कब बना, 1953 में। अध्यक्ष कौन थे, तो काका केलकर। इसे किस नाम से जानते हैं, इसे आप जानते हैं काका केलकर आयोग के नाम से। तो ये आपको पहले पिछड़ा वर्ग आयोग यानी फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन के बारे में याद रखना है। अब हम बात करते हैं इंदिरा साहनी केस की। कल भी हमने आपको इसके बारे में बताया था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर इसे अब हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। इंदिरा साहनी केस 1992। तो देखिए इसका जो जजमेंट है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखिए पहला जजमेंट क्या था, पहला जजमेंट इसमें आता है, देखिए पहली बात जो इसमें कही गई कि ओबीसी का 27% आरक्षण जो है वो कैसा है, वो संवैधानिक है। तो यानी कि ओबीसी का 27% आरक्षण कैसा है, संवैधानिक यानी कि वैलिड है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखिए जो 27% आरक्षण दिया गया है ये वैलिड है, ऐसा नहीं है कि ये इनवैलिड है, ऐसे ही दे दिया गया है। फिर दूसरी चीज़ सुप्रीम कोर्ट इसमें कहता है कि लेकिन इसमें जो आपके क्रीमी लेयर के लोग हैं ओबीसी में, उनको इससे बाहर किया जाए। क्या कहता है, ओबीसी से क्रीमी लेयर। देखिए कई बार आपने ये शब्द सुना होगा, यानी कि जो अमीर ओबीसी हैं। तो देखिए समझने के लिए लिख लीजिए यहाँ पर कि अमीर ओबीसी को बाहर किया जाए। फिर तीसरा इसमें क्या कहा गया, तीसरा इसमें कहा गया कि जो आरक्षण की सीमा है वो 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्या कहा, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप ये नहीं है कि कितना भी आरक्षण कर देंगे, आरक्षण की सीमा
50% से ज़्यादा नहीं हो सकती। यानी कि ये क्या हो गई, ये एक तरीके से एक लक्ष्मण रेखा हो गई। फिर और क्या कहा गया, और इसमें कहा गया कि साहब लेकिन इसमें जो EWS आरक्षण दिया गया था 10%, उसे समाप्त किया जाना चाहिए। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, EWS का उसी समय पर EWS को आरक्षण दे दिया गया था जो फिर बाद में 2019 में दिया गया। EWS का 10% आरक्षण कैसा है, असंवैधानिक है। असंवैधानिक यानी कि इनवैलिड या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो इसे उन्होंने नहीं माना। इसके अलावा दूसरी चीज़ इसमें थी कि साहब प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिलेगा, पदोन्नति या प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिलेगा। अगला क्या था, अगला यहाँ पर इस केस में कहा गया प्रमोशन या फिर पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा। ये इंदिरा साहनी केस में ये कुछ जजमेंट दिए गए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप जरूर याद रखिएगा। तो यह चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब देखिए इससे पहले क्या था, इससे पहले कहा गया कि साहब SC ST वगैरह को क्या होगा, पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। ये चीज़ फिर बाद में पलट दी गई। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर इससे रिलेटेड आपको कुछ संविधान संशोधन अधिनियम भी याद रखने हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स भी आपको याद रखने हैं। तो देखिए पहले हम बात करेंगे आपके 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 यानी कि 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995। ये क्या कहता है, ये कहता है पहली चीज़ तो कि इसके तहत क्या किया गया, इसके तहत आर्टिकल 16(4)(a) को जोड़ा गया। क्या किया गया, आर्टिकल 16(4)(a) को जोड़ा गया। अब अगली चीज आती है कि साहब जोड़ा गया, लेकिन ये आर्टिकल 16(4)(a) कहता क्या है, ये कहता है कि साहब SC ST को प्रमोशन में भी आरक्षण मिलेगा। आसान भाषा में यदि हम बात करें तो ये क्या कहता है, राज्य या राज्य सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने पर SC ST को पदोन्नति में आरक्षण दे सकता है। तो देखिए क्या होगा इसमें, राज्य, तो देखिए पहले लिखते हैं आर्टिकल 16(4)(a), आर्टिकल 16(4)(a) पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने पर राज्य SC ST को पदोन्नति में क्या दे सकता है, आरक्षण दे सकता है।
में आरक्षण दे सकता है। देखिए इंदिरा साहनी केस में क्या किया गया था, इसी चीज को कैंसिल किया गया था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, संसद से कानून पारित कर कर इसे लाया गया। तो देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है स्टेट कैन गिव रिजर्वेशन to SC and STs in promotion in case of inadequate रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए यानी कि ये कहता है कि साहब क्या होगा, मान लीजिए एक राज्य है उसमें 5 IAS होने चाहिए SC ST कैटेगरी से, लेकिन वहाँ पर सिर्फ 2 ही हैं, तो क्या किया जाएगा, 3 RAS या स्टेट सर्विसेज के लोगों को प्रमोट करके IAS बनाया जा सकता है। इस चीज़ में उन्हें रिजर्वेशन दिया जा सकता है। तो यह चीज़ आपको समझ में आई। अब आगे बात करेंगे हम किसकी, 81वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 की, यानी कि 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000। देखिएगा अगला आता है आपका 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000। ये क्या कहता है, तो देखिए इसके तहत आर्टिकल 16(4)B को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया, तो देखिए इसके तहत आर्टिकल 16(4)B को, देखिए इसको सही करते हैं, आर्टिकल 16(4)B को जोड़ा गया। समझते हैं इसे, ये क्या कहता है, तो ये बात करता है बैकलॉगों की, यानी यदि इस साल SC ST की सीटें खाली चली गई तो वे अगले साल जुड़ जाएंगी, भले ही अगले साल टोटल आरक्षण 50% से ऊपर चला जाए। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं आर्टिकल 16(4)B क्या कहता है। ये कहता है कि यदि इस वर्ष, मान लीजिए इस साल कोई एग्जाम हुआ और उस एग्जाम में क्या हुआ, SC ST की सीटें खाली रह गईं, तो क्या होगा, तो वे सीटें अगली साल जुड़ जाएंगी। तो वे देखिए यहाँ पर, तो वे अगली साल जुड़ जाएंगी, भले ही, देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वहाँ पर, भले ही अगले साल क्या हो, भले ही अगले साल कुल आरक्षण 50% से अधिक हो जाए। क्या हो, 50% से अधिक हो जाए। तो देखिए इंपॉर्टेंट है 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, याद रखना है आपको। तो देखिए अब उदाहरण की यदि हम बात करें तो मान लीजिए आज एक एग्जाम है, 100 सीटें थीं और उसमें 10 सीटें SC ST के लिए रिजर्व थीं। अब साहब होता ये है कि उनमें से सिर्फ 5
5 सीटें ही भरी गई, तो अगले साल जब वो एग्ज़ाम होगा उसमें 5 एक्स्ट्रा ये सीटें जो इस साल बच गई वो SC/ST के लिए रिजर्व रखी जाएंगी। और भले ही उस साल टोटल आरक्षण की सीमा आपके 50% को पार कर जाए, फिर भी वे सीटें वहाँ पर रखी जाएंगी। तो यह आपको यहाँ पर याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये फैक्ट आपके लिए, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। फिर देखिए आगे यदि हम बात करें तो आपका 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी आता है, उसकी बात कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार यहाँ पर लिख ही लेते हैं। अमेंडमेंट एक्ट 2000 ये क्या कहता है? तो ये बात करता है कि पिछड़े वर्गों को न्यूनतम जो अर्हताएं होती हैं, यानी कि जो सब जब आप एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं और वो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मांगता है, अर्हता में छूट का प्रावधान। तो देखिएगा कभी भी यदि जनरल कैंडिडेट है उसकी मिनिमम एज 25 है, तो वहीं पर रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए 27 या 28 या 30 वर्ष तक की उनके लिए क्या होती है, मैक्सिमम एज होती है। तो इस प्रकार से वहाँ पर कुछ चीज़ों में उनको छूट दी जाती है। फिर अगला इसमें जो आपको एक अमेंडमेंट याद रखना है वो है आपका 85वां संविधान संशोधन अधिनियम 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि लाया गया था 2002 में। देखिए ये क्या कहता है? तो ये कहता है कि साहब अगर आरक्षित वर्ग का कोई जूनियर प्रमोट होकर सीनियर बन गया तो वह हमेशा सीनियर ही रहेगा। यानी उस समय पदोन्नति में आरक्षण देते समय वरिष्ठता का ध्यान रखा जाएगा और वरिष्ठता का निर्धारण नियुक्ति की तिथि से ना किया जाकर पदोन्नति की तिथि से होगा। तो देखिए ये क्या कहता है? ये कहता है कि आर्टिकल 16(4) ए के तहत पदोन्नति में आरक्षण देते समय पदोन्नति में आरक्षण देते समय वरिष्ठता का ध्यान रखा जाएगा। देखिए यहाँ पर इसे नीचे ही लिख लेते हैं। देखिए ये ध्यान रखा जाएगा कि उस समय उन जो रिजर्व कैटेगरी के भी लोग हैं तो उनमें से कौन ज़्यादा वरिष्ठ है उस आधार पर, और वरिष्ठता का निर्धारण क्या होगा? पदोन्नति की तिथि से। वरिष्ठता कैसे? पदोन्नति की तिथि से। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हैं वो याद रखने हैं, आर्टिकल 16(4) से रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब आगे हम बात करेंगे आपके अगले क्लॉज की, आर्टिकल 16(5) की। देखिए यहाँ पर 5वां आपका जो क्लॉज है वो आता है आर्टिकल 16(5). आर्टिकल 16(5) क्या बात करता है? ये कहता है कि साहब किसी विशेष धर्म के जो संस्थान हैं उसमें उसी धर्म के व्यक्ति को नौकरी दी जा सकती है। आर्टिकल 16(5) क्या कहता है? ये कहता है कि किसी
विशेष धर्म के संस्थान के किसी विशेष धर्म के संस्थान में उसी धर्म के व्यक्ति को नौकरी दी जा सकती है। कि व्यक्ति को नौकरी दी जा सकती है। अब देखिए, जैसे हम यदि इसे समझें तो मान लीजिए मदरसा है, तो मदरसे में क्या होगा, मुस्लिम धर्म के लोगों को ही नौकरी दी जा सकती है। फिर इसी प्रकार से यदि हम बात करें तो मान लीजिए कोई ईसाइयों का स्कूल है, तो हो सकता है उसमें सिर्फ ईसाइयों को ही नौकरी दी जाए। हिंदुओं का अलग से कोई स्कूल है तो वहाँ पर हो सकता है कि साहब सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को ही अलग से नौकरी दी जाए और किसी धर्म के व्यक्ति को नौकरी ना दी जाए। तो ऐसा प्रावधान आपके आर्टिकल 15(5) के तहत किया गया है। तो अब ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा आर्टिकल 15(5). इसमें कोई ऐसी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ नहीं थी। फिर अगला हम बात करते हैं आर्टिकल 16(6) की। छठवां कौन सा है? इसका छठवां प्रोविज़न आता है आर्टिकल 16(6). ये क्या कहता है? तो यह कहता है कि साहब EWS आरक्षण की बात करता है। किसकी? तो ये बात करता है आपके EWS आरक्षण की। इंदिरा साहनी केस में से रद्द किया गया था। यहाँ पर क्या हुआ? तो देखिए, यहाँ पर यदि हम बात करें तो इसके तहत 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, देखिए इसके तहत नहीं, 103वें 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 द्वारा इसे जोड़ा गया। आर्टिकल 16(6) को, और इसके तहत जो आपके EWS थे उनको 10% आरक्षण दिया गया। इसे 50% की जो सीमा है उससे अलग जाकर के ये आरक्षण दिया गया है। तो देखिए, इसके तहत EWS को 10% आरक्षण दिया गया है। किसमें? सरकारी नौकरियों में। और पढ़ाई के लिए किसमें? आर्टिकल 15(6) के तहत, जो हमने कल बात की थी। तो देखिए, आर्टिकल 16 जो है वो आर्टिकल था जो हमें नौकरी पाने में मदद करता है, और ये समाज का जो सबसे पिछड़ा वर्ग है उसको भी बड़े से बड़े अधिकारी बनने का सपना देता है। अब हम आगे चलेंगे और बात करेंगे आपके आर्टिकल 17 की। तो देखिए, यहाँ पर आगे चलते हैं और बात करेंगे अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 की। तो देखिए, जब बचपन में यदि आपने लूडो या सांप सीढ़ी खेला होगा तो सांप सीढ़ी में क्या होता था? 17 नंबर पर सांप बैठा होता था, और उसी के लिए कहावत थी कि 17 पर खतरा। तो हमारे समाज के लिए यदि हम देखें तो सबसे बड़ा खतरा क्या था, या सबसे बड़ा खतरा आज भी कहीं ना कहीं क्या है? तो वो है आपकी अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत। और इसी के लिए संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 17 को संविधान में जोड़ा, और उसके तहत क्या हुआ? छुआछूत का अंत किया गया। तो देखिए, आर्टिकल 17 बात करता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। किसकी बात करता है? ये बात करता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि
छुआछूत का निषेध। छुआछूत का निषेध या उन्मूलन। तो देखिए आज भी हमारे देश में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर आपको छुआछूत कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। तो अब देखिए पहले कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं आर्टिकल 17 के बारे में। तो पहला फैक्ट क्या कहता है कि पहला फैक्ट कहता है कि ये जो आर्टिकल है इसका कोई भी अपवाद नहीं है। देखिए इस अनुच्छेद या इस आर्टिकल का कोई भी अपवाद नहीं है। अपवाद नहीं है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब देखिए हमने आर्टिकल 14 में अपवाद देखे, आर्टिकल 15 और 16 में रिजर्वेशन जो है वो भी एक प्रकार का अपवाद है, लेकिन आगे भी आप देखेंगे तो भी अन्य आपको आर्टिकल्स में अपवाद देखने को मिलेंगे, लेकिन आर्टिकल 17 में आपको किसी भी प्रकार का अपवाद देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा, हमारे संविधान में छुआछूत या फिर इसे आप क्या कहते हैं, अस्पृश्यता, या फिर अनटचेबिलिटी को परिभाषित नहीं किया गया है। नहीं किया गया है। तो देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 17 में वहां पर सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि हम छुआछूत का उन्मूलन या निषेध करते हैं। अब छुआछूत क्या है ये वहां पर जो है किसी भी प्रकार से परिभाषित नहीं किया गया है। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब यहाँ पर इसमें कितने हैं, इसमें 3 बातें लिखी हैं। कौन कौन सी बातें हैं उन्हें देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात इसमें क्या लिखी है, सबसे पहली बात लिखी है कि अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट किया जाता है, यानी अस्पृश्यता प्रतिबंधित है। पहली बात क्या है इसके तहत, अस्पृश्यता प्रतिबंधित है, यानी कि अनटचेबिलिटी इज प्रोहिबिटेड। फिर दूसरी बात क्या लिखी गई है आर्टिकल 17 में, दूसरी बात लिखी गई है इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध है और क्या है, दंडनीय अपराध होगा। ये चीजें लिखी गई हैं। देखिए दूसरी बात क्या लिखी गई है, इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध एवं दंडनीय क्या है, अपराध है। क्या कहता है कि इट्स प्रैक्टिस इज prohibited in any form and is an punishable offense।
ये बात भी संविधान में इसके लिए लिखी गई है। और तीसरी बात क्या लिखी गई है कि राज्य विधि द्वारा निर्धारित करे। क्या लिखी गई है कि राज्य विधि द्वारा इसे निर्धारित करे। यानी कि संविधान ने ये जिम्मेदारी हमारी संसद को दी कि साहब आप बताएं, आप डिफाइन करें कि अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत यानी कि अस्पृश्यता क्या होती है और उसके लिए क्या क्या अपराध हैं, क्या क्या उसके लिए दंड दिए जाएंगे। तो ये चीज़ आपको वहाँ पर संविधान ने ये जिम्मेदारी किसे दी? ये जिम्मेदारी दी किसे? संसद को। तो आगे हम इसमें बात करते हैं कि साहब कानूनों का विकास कैसे हुआ, क्या चीज़ हुई। लेकिन इससे पहले यहाँ पर आपको एक मैसूर हाई कोर्ट का फैसला बताते हैं जिसने कहा कि अस्पृश्यता का मतलब शाब्दिक नहीं है कि बीमारी में छूने से मना कर देना, इसका मतलब हिस्टोरिकल है यानी जाति के आधार पर छुआछूत करना। तो ये मद्रास हाई कोर्ट ने कहा। फिर आगे बात करते हैं। तो देखिए आगे हम बात करते हैं इस पर कानूनों के विकास की कि आखिर क्या क्या कानून इस पर बने। और अभी भी देखिए इसमें कुछ परिभाषा में बदलाव किया गया है जिस पर काफ़ी विवाद चल रहा है, तो उसे आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि वहाँ से प्रश्न उठ करके आ सकता है। इस बार के एग्ज़ाम के लिए ये आर्टिकल 17 आपका कहीं ना कहीं प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर अगली बात करते हैं कानूनों का विकास। कानूनों का विकास, इसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ पर हम इसे क्या करेंगे, एक फ्लो चार्ट से समझते हुए चलेंगे। किससे? फ्लो चार्ट से। तो देखिए सबसे पहले आता है अस्पृश्यता अपराध या निवारक अधिनियम 1955। क्या आता है? सबसे पहले हम बात करेंगे आपके अस्पृश्यता निवारक अधिनियम 1955 की। सबसे पहले ये चीज़ होती है, संसद जो है सबसे पहले इस कानून को लाती है अनटचेबिलिटी समाप्त करने के लिए। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और 1976 में इसमें संशोधन किया जाता है। तो देखिए एक काम करते हैं, इसे हम थोड़ा यहाँ पर बदल करके लिखते हैं 1955 1976 ऐसे करके इसकी टाइमलाइन बना लेते हैं जिससे आपको ईयर से याद करने में काफ़ी आसानी होगी। तो देखिए सबसे पहले 1955 में क्या लाया गया? इसमें लाया गया आपका अस्पृश्यता निवारक अधिनियम। फिर इसके बाद हम आगे चले और 1976 पर आते हैं 1976। देखिए 1976 में क्या आता है, इसका नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट। तो देखिए ये तो आपका क्या हुआ, ऊपर वाले का यदि हम इंग्लिश नाम देखें तो अनटचेबिलिटी प्रिवेंशन एक्ट 1955। क्या है? ये हो गया अनटचेबिलिटी प्रिवेंशन एक्ट। 1976 में नाम बदलकर क्या कर दिया? 1976 में इसका नाम बदलकर कर दिया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। क्या किया? सिविल अधिकार संरक्षण
अधिनियम, यानी कि इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम बदल कर हो गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। तो ये आपको यहां पर समझ में आया। उसके बाद फिर बात करते हैं 1989 की, और ये बना आपका SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम। देखिए आगे चलते हैं और यहाँ पर बात करेंगे कब की, 1989 की, और ये बन जाता है आपका क्या, SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम। अत्याचार निवारण अधिनियम, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज ऑन SC/ST एक्ट। ये इसकी कहानी रहेगी, कैसे कैसे इसका पूरा विकास हुआ, और ये काफ़ी टफ भी है, काफ़ी सख्त है। देखिए अब इनमें अलग अलग चीज़ें थी, जैसे 1976 वाले में क्या किया गया, 6 महीने की जेल या 500 रुपये जुर्माना, या फिर चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई। फिर 1989 वाले में, जिसे आप सामान्य भाषा में SC/ST एक्ट कह देते हैं, उसमें बहुत ही सख्त है, अग्रिम जमानत भी आपको आसानी से इसमें नहीं मिलती, और अब इसकी परिभाषा और भी चेंज कर दी गई है। तो उसे भी आप एक बार अच्छे से डिटेल में देख लीजिएगा, काफ़ी बहस उस पर चल रही है कि क्या क्या चीज़ें की गई हैं, तो वह भी आप यहाँ पर याद रखिएगा। फिर इसके अलावा यदि हम बात करें तो इसकी विशेषता क्या है कि ये निरपेक्ष अधिकार है, ये इस पर किसी भी स्थिति में कोई भी रोक नहीं लगाई जा सकती। ये एक पॉइंट और याद रखिएगा कि यह आपका क्या है, जो हमने फैक्ट्स लिखे थे उनमें एक और, यह आपके राज्य और निजी व्यक्ति दोनों पर ही लागू होता है। यह राज्य और निजी व्यक्ति दोनों पर लागू होता है। राज्य करेगा तो उस पर भी है, और यदि कोई व्यक्ति भी करेगा तो उस पर भी यह लागू होता है। तो यह सब चीज़ आपको इसमें यहाँ पर याद रखनी है। तो देखिए आर्टिकल 17 भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा समय और लेंगे और आपके आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18 को पूरा करते हुए आपकी समानता का अधिकार को आज हम पूरा कर लेंगे इस क्लास में। तो आगे चलते हैं और बात करते हैं अब आपके अगले आर्टिकल पर, जो कि है आपका आर्टिकल 18 यानी कि अनुच्छेद 18। तो देखिए आर्टिकल 18 ये क्या कहता है, ये राजा बाबू का अंत करता है। यानी कि समझें यदि, तो देखिए आज़ादी से पहले आपने कई लोगों के नाम सुने होंगे जिनके आगे महाराजाधिराज, राय बहादुर, दीवान साहब, सर, नाइटहुड, ये सभी उपाधियां उनके नाम के आगे या पीछे लगी हुई होती थी, जो कहीं ना कहीं किसी और छोटे व्यक्ति को यह एहसास कराती थी कि मैं तुमसे ऊंचा हूं या तुमसे बड़ा हूं। लेकिन जब लोकतंत्र आया तो यहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट थी कि कोई राजा नहीं है, सब नागरिक हैं और सभी नागरिक एक समान हैं, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कलेक्टर हो, SP हो, कोई छोटे ओहदे का व्यक्ति हो या बिल्कुल ही गरीब व्यक्ति हो। इसलिए आर्टिकल 18 को लाया गया। तो देखिए यदि हम बात करें तो इसके क्या हैं, इसके कुल 4 प्रावधान हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज़ आर्टिकल 18 क्या करता है, ये उपाधियों का अंत करता है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। इसके तहत अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स किया गया है,
यानी कि उपाधियों का अंत। इसके तहत उपाधियों का अंत किया गया है। अब बात कर लेते हैं साहब, इसकी क्या है, 4 क्लॉज हैं, तो एक एक क्लॉज पर बात करते हैं। सबसे पहला क्लॉज क्या है? सबसे पहला क्लॉज है आर्टिकल 18(1) यानी कि अनुच्छेद 18(1). क्या कहता है? तो ये कहता है कि राज्य किसी को भी उपाधियां नहीं देगा। क्या कहता है? ये कहता है राज्य कोई भी उपाधि नहीं देगा। कोई भी उपाधि नहीं देगा, यानी कि स्टेट शैल नॉट गिव एनी टाइटल्स। लेकिन यहां पर एक अपवाद है, तो देखिए अपवाद लिखिएगा यहां पर। अपवाद क्या है? कौन कौन सी उपाधि दे सकता है राज्य? तो राज्य साहब आपको, अपवाद क्या कहता है? राज्य आपको एक तो एजुकेशन रिलेटेड, विद्या या एजुकेशनल टाइटल्स दे सकता है। जैसे कि कौन कौन से? जैसे प्रोफेसर, तो आदमी अपने नाम के आगे ये लगा सकता है प्रोफेसर, डॉक्टर, फिर इंजीनियर। ये सभी जो हैं वो ये उपाधियां लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? तो संविधान ऐसा मानता है कि बहुत मेहनत के बाद इन्हें ये उपाधियां मिलती हैं, इसलिए ये लोग उपाधि लगा सकते हैं। दूसरा अपवाद आता है आपके, किनका? दूसरा अपवाद आता है सेना की जो उपाधि है। तो देखिए सेना या सैन्य उपाधियां, सैन्य उपाधि लगा सकते हैं। जैसे कि लोग अपने नाम के आगे क्या लगा सकते हैं? मेजर, फिर मेजर, कर्नल, या फिर परमवीर चक्र विजेता। इस प्रकार की उपाधियां अपने नाम के आगे लोग लगा सकते हैं। तो ये इसके 2 अपवाद हो गए। फिर हम आगे बात करते हैं आर्टिकल 18(2) की। दूसरा जो इसका क्लॉज है वो क्या है? वो है आपका आर्टिकल 18(2) यानी कि अनुच्छेद 18(2). यह क्या कहता है? यह कहता है कि भारत का कोई नागरिक विदेश से कोई भी उपाधि नहीं लेगा। क्या कहता है? यह कहता है भारत का कोई भी नागरिक विदेश से उपाधि नहीं ले सकता। विदेश से उपाधि नहीं ले सकता है, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया कैन नॉट टेक टाइटल्स फ्रॉम फॉरेन नेशंस। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि साहब आर्टिकल 18(2) क्या कहता है कि कोई भी भारत का व्यक्ति किसी भी और दूसरे देश या विदेश से किसी भी प्रकार का कोई भी उपाधि या टाइटल
नहीं लेगा। फिर आगे बात करते हैं तीसरे क्लॉज की। तो तीसरा क्लॉज है आपका आर्टिकल 18(3) यानी कि अनुच्छेद 18(3). ये क्या कहता है? तो साहब ये कहता है कि यदि कोई विदेशी व्यक्ति भारत में नौकरी कर रहा है या लाभ के पद पर है तो वह राष्ट्रपति की सहमति के बिना विदेशी उपाधि नहीं ले सकता। तो देखिए यह क्या कहता है? यह कहता है कि कोई भी विदेशी व्यक्ति जो भारत में लाभ के पद पर है वह राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेश से उपाधि नहीं ले सकता। यानी कि ये क्या कहता है? एनी फॉरेन पर्सन ऑन ए post of benefit in India cannot take any foreign title without permission of प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर आगे बात करते हैं जो चौथा क्लॉज है इसका, आर्टिकल 18(4) अनुच्छेद 18(4). ये क्या कहता है? ये कहता है कि साहब कोई भी भारत का नागरिक या विदेशी जो भारत में लाभ के पद पर है वो राष्ट्रपति की सहमति के बिना विदेश से कोई भी भेंट या पद नहीं ले सकता। तो देखिए भारत का नागरिक या कोई विदेशी व्यक्ति जो भारत में लाभ के पद पर है वह बिना राष्ट्रपति की सहमति के विदेश से कोई भी उपहार या पद नहीं ले सकता। तो देखिए क्या कहता है यह कहता है कि एनी सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि यह भारत का कोई भी नागरिक और एनी फॉरेन इंडिविजुअल
फॉरेन इंडिविजुअल ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी लाभ का पद, इन इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट एनी गिफ्ट और ऑफिस या पोजीशन फ्रॉम फॉरेन विदाउट परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए ये तो आपको यहाँ पर चारों क्लॉज इसके समझ में आ गए। अब लेकिन यहाँ पर एक चीज़ कुछ लोगों के दिमाग में आएगी कि साहब भारत रत्न, पद्म पुरस्कार ये सभी भी तो दिए जाते हैं, इनका क्या? तो देखिए इसे समझते हैं। तो यहाँ पर अब हम अपनी हेडिंग देंगे भारत रत्न और पद्म पुरस्कार। हाल ही में पद्म पुरस्कार दिए गए हैं 26 जनवरी पर, तो आपको वहाँ से भी लिंक हो जाएगा थोड़ा। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस पॉइंट को आपको यहाँ पर समझना है। ये ऐसा पॉइंट है जो आपसे मेंस इंटरव्यू कहीं भी पूछा जा सकता है, तो इसे आप जरूर इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। देखिए इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ी क्लास लंबी जा रही है, लास्ट पॉइंट है इस क्लास में ये समझने का, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहली चीज, यदि आप माने कि साहब ये तो उपाधियां हैं, तो ये दिए क्यों जाते हैं, ये तो आर्टिकल 18 का उल्लंघन हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा सा इन्हें हम समझते हैं। तो देखिए 1954 टाइमलाइन के तहत से समझेंगे। 1954 में क्या होता है, 1954 में भारत सरकार इन पुरस्कारों को शुरू करती है। तो 1954 में ये पुरस्कार प्रारंभ हुए। फिर बाद में जब इंदिरा गांधी की सरकार जाती है इमरजेंसी के बाद 1977 और जनता पार्टी की सरकार आती है, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं, तो क्या होता है, तो मोरारजी देसाई द्वारा इन्हें बंद कर दिया गया। तो मोरारजी देसाई द्वारा इन्हें आर्टिकल 18 का उल्लंघन बता बंद कर दिया गया। फिर क्या होता है, फिर 3 साल बाद इस देश में पुनः चुनाव होते हैं। लोगों को समझ में आता है कि भैया इंदिरा गांधी ही चला सकती हैं, इनके बस का नहीं है। सरकार गिर जाती है और 3 साल बाद फिर पुनः चुनाव होते हैं। 1980 में इंदिरा गांधी चुनाव पुनः एक बार जीत कर आती हैं और इंदिरा गांधी इन्हें पुनः प्रारंभ करती हैं। क्या होता है, इंदिरा गांधी पुनः प्रारंभ करती हैं। अब देखिए सबको लगा कि यार एक बार सरकार गई, पुरस्कार बंद हो गए, अगली सरकार आई, चालू हो गई, तो ये तो यही नौटंकी चलती रहेगी देश में। फिर क्या होता है, फिर साहब बालाजी राघवन बनाम वर्सेस भारत संघ एक केस होता है 1996 में। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, बालाजी राघवन केस। 1996
इस केस में क्या होता है? तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट कुछ चीज़ें कहता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इसमें? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये कि टाइटल यानी कि उपाधि और पुरस्कार में अंतर है। क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या कहा? उपाधि यानी कि टाइटल और पुरस्कार यानी कि अवार्ड, इन दोनों में क्या है? इन दोनों में अंतर है। फिर अंतर क्या है? तो देखिए अंतर ये है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया कि साहब जो उपाधि है, उपाधि या टाइटल क्या है? वंशानुगत है कि साहब राजा का बेटा आगे राजा ही कहलाएगा, जबकि पुरस्कार क्या है? ये मेरिट के आधार पर दिए जाते हैं। जबकि पुरस्कार या अवार्ड आपको कार्य के आधार पर दिए जाते हैं। के आधार पर दिए जाते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया तो उनका क्रिकेट में इतना अहम योगदान रहा इसलिए दिया गया। राजीव गांधी को भारत रत्न दिया गया तो देखिए जो हमारे यहाँ ये आईटी की क्रांति आई, कंप्यूटर क्रांति राजीव गांधी लेके आए, उनको दिया गया इसके लिए। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिया गया तो उनका जो योगदान है वह भी नहीं भूला जा सकता, तो उसके लिए दिया गया। तो लेकिन देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम के साथ आगे या पीछे कहीं भी अपने नाम के साथ भारत रत्न या पद्मश्री इनको नहीं लगा सकता। के साथ भारत रत्न या पद्मश्री नहीं लगा सकता। यानी कि आप ये नहीं कह सकते, या सचिन तेंदुलकर कल को अपना नाम ऐसे नहीं लिख सकते कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, तो वह क्या होगा? आर्टिकल 18 का उल्लंघन होगा। लेकिन क्या ऐसे लिखने पर सजा हो जाएगी? तो ऐसा नहीं है। इसके लिए बहुत ज़्यादा कोई टफ प्रावधान कानून में नहीं किए गए हैं, लेकिन यह है कि आप उल्लंघन करेंगे तो इस आधार पर हो सकता है आपका पद चले जाए या आपकी नागरिकता खतरे में आ जाए। तो देखिए ये हमारी आज की क्लास थी, इसमें हमने आपके जो समानता का अधिकार है उसे पूरा किया है। आर्टिकल 16, 17 और 18 के ऊपर हमने इसमें काफ़ी डिटेल में चर्चा की है। उम्मीद है आपको सभी अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो अब अगली क्लास में मिलते हैं और बात करेंगे हम आपके स्वतंत्रता के अधिकार की, यानी कि राइट टू फ्रीडम की। मिलते हैं अगली क्लास में।